स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। उनका परिचय मैं आपसे कराऊं उससे पहले आपको बता दें 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त चुनावी राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में जेपी नड्डा पार्टी प्रभारियों से ग्राउंड रियलिटी पर इनपुट ले रहे हैं। 1 अक्टूबर को यानी परसों बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता जिसकी करते हैं। माना जा रहा है आज की मीटिंग में जेपी नड्डा से जो इनपुट लिया जाएगा उसे 1 अक्टूबर को होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा, जिसके हिसाब से चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। वैसे इन चुनावों को लेकर बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी सामने आ चुकी है और वो ये है कि पार्टी अपने बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। मध्य प्रदेश में ऐसे उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, उनके नाम भी आप जानते हैं और अब राजस्थान में भी यही एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी अपने कुछ मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतार सकती है। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी ऐसे मंत्रियों के, सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं। इनके अलावा वसुंधरा राजे हैं ही, सतीश पूनिया, ज्योति मिर्धा जैसे नेता भी हैं। सवाल है बीजेपी अपने ऐसे बड़े नेताओं को विधानसभा के चुनाव में क्यों उतार रही है। इसकी वजह समझाने के लिए आज हम आपके सामने एक उदाहरण रखेंगे। बीजेपी दरअसल ये जानना चाहती है कि राज्यों में जो उसके बड़े नेता हैं वो कितना दमखम रखते हैं, अपने दम पर, अपने नाम पर वो कितना चुनाव जिताने की, कितनी सीटों पर असर डालने की कुव्वत रखते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर तो 2024 में या इससे पहले 14-19 में जीत कर आना आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इन्हीं नेताओं को अपने नाम पर वोट मांगना पड़ता है तब क्या होता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं, समीर आपका बहुत स्वागत है। और सज्जन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सज्जन जी आपका बहुत स्वागत है। देखिए शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी सीट से जिसकी चर्चा बहुत है। अभी सीट डिक्लेयर नहीं की है बीजेपी ने कि यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। यह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट, जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछले लगभग 2.5 दशक से इस सीट पर केवल और केवल अशोक गहलोत का कब्जा है, बल्कि जोधपुर शहर की जो राजनीति है वही एक तरीके से पूरी तरह अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव यहां होता है तो आप देखते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ते हैं और वो आसानी से अपनी सीट निकाल भी लेते हैं। लेकिन इस सीट पर अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता को भी, जिसकी चर्चा चल रही है कि क्या उनको पार्टी उतारेगी विधानसभा में, अगर अशोक गहलोत का सामना करना हो तो फिर वो कहां ठहरते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ डिटेल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम दे रहे हैं। सरदारपुरा सीट पर 2018 विधानसभा की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। अशोक गहलोत को 97,000 वोट मिला, लगभग 1 लाख वोट अशोक गहलोत को मिला विधानसभा के चुनाव में। इनके सामने बीजेपी के शंभू सिंह चुनाव लड़ रहे थे जिनको लगभग आधा वोट मिला, 51,000 वोट। और यहां पर कांग्रेस पार्टी की लीड 45,000 वोट की थी। अशोक गहलोत ने चुनाव निकाल लिया। अब आइए कट टू 2019 में इसी सीट पर, जब जोधपुर की सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर यहां आ रहा है, और उनके सामने अशोक गहलोत के ही बेटे होते हैं। वही जोधपुर है, अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां उनके बेटे ही चुनाव लड़ रहे हैं और तब गजेंद्र सिंह शेखावत को लगभग 90,000 वोट जो है मिलता है इसी सरदारपुरा विधानसभा के सेगमेंट के अंदर, और वैभव गहलोत को मिलते हैं 70,000 वोट। यानी उस सीट वही, मुख्यमंत्री का दबदबा वही, मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जहां मोदी का नाम आता है तो अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बीजेपी का परचम लहरा दिया जाता है। क्या यही काम गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत के सामने कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में? यह है असल टेस्ट। और क्या यह मुमकिन है गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता के लिए? हर्षवर्धन जी देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता के लिए कहें या कहें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऑल आउट बम्बार्डमेंट करती है उसके लिए पॉसिबल है कि नहीं। अगर आप कहेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता के लिए, तो मैं कहूंगा कि उस विधानसभा में लगभग असंभव है। 30% का मार्जिन, कितने भी मत पा जाना ये अलग बात होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर 30% के आसपास का मार्जिन हो जाए तो ये बहुत बड़ा है। और जिस तरह से वहां 1998 से लेकर आज तक अशोक गहलोत रहे हैं,
उसमें उनका जीत हार का जो अंतर है वो लगातार बढ़ा है। लेकिन 14 के बाद से ये भी सच है कि जोधपुर जो उनका गढ़ है, उनका घर है, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है वो भी बहुत बड़ी है। और ये जो आपने एक उदाहरण जो अभी टीवी स्क्रीन पर चल भी रहा है कि 18,000 करीब 19,000 मतों की लीड विधानसभा के एक सेगमेंट में मिलती है, ये भाजपा को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें नेता बड़ा चाहिए। क्योंकि यह मुश्किल है कि जब आप चीफ मिनिस्टर के सामने लड़ते हैं, और मुझे लगता है कि इसके पहले भी हमने देखा, ठीक है वो नहीं जीत पाए मैनपुरी में एसपीएस बघेल, लेकिन स्मृति ईरानी एक बार के बाद दूसरी बार जीत जाती है। और ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जिसमें बड़े बड़े नेताओं को हराया। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? उसी गुजरात मॉडल से हुई जिसको लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश में है। कांग्रेस के हर बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी ने वहां धूल चटाई, और जब वहां हारे वो तो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। और जिसको हम कहते हैं कि कैसे 26 से 26 कोई राज्य कैसे दे सकता है, तो वो करके भाजपा ने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि हम ये कहें कि इम्पॉसिबल है तो राजनीति में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत टफ टास्क है, कैसे तय कर पाएंगे ये बड़ी मुश्किल होगी। अब जैसे इसको ऐसे समझिए आप, जैसे अभी हमने आपके सामने सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र किया। अगर मान लीजिए क्या यहां गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत अपना मान लीजिए वो चुनाव नहीं निकाल पाते, लेकिन उनके लड़ने का असर क्या आसपास की सीटों पर पड़ेगा? उदाहरण के तौर पर अभी त्रिपाठी जी ने जैसे आपके सामने मैनपुरी का जिक्र किया, बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दे दिया। करहल की सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उनके सामने एसपीएस बघेल केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया। लगभग ऐसी परिस्थिति है, एसपीएस बघेल अपना चुनाव हार गए, अखिलेश यादव जीत गए, लेकिन उसका परिणाम सोचिए उस पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ा कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 4 असेंबली सेगमेंट आते हैं उसमें से 2 भाजपा ने निकाल ली विधानसभा चुनाव में और 2 समाजवादी पार्टी जीती। और वो 2 असेंबली सेगमेंट भोगांव और मैनपुरी के वो ऐसे थे जो पिछले 3 चुनाव से लगातार सपा जीत रही थी। नहीं, उसमें भी एक बात समझिए, करहल को जब आप कहते हैं तो वो सीट और वैसी ही एक जसवंत नगर जिससे शिवपाल यादव, ये वो सीटें हैं जहां आदमी कहता है कि आप लाइन में लगे हैं मतदान स्थल पर तो सपा को वोट नहीं दोगे तो और क्या करोगे। मतलब इस तरह के सवाल आते हैं। तो मैनपुरी, इटावा, यहां उसी तरह की स्थिति रहती है, और उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से अपने प्रत्याशी जिता लेती है, आप दूसरी विधानसभा में इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जिस जिले में कोई नामलेवा होने से डरता था, 1-2 लोगों को छोड़ दे तो कोई राजनीति नहीं करता था, ये उसी से वो साहस आता है जब बड़े नेता के सामने कोई बड़ा नेता टकरा रहा होता है, लड़ रहा होता है। और देखिए सोनिया जी भले चुनाव जीत रही हैं, लेकिन उनके हार जीत का अंतर वो बहुत कम हो जाता है। और आजमगढ़ में भले ही अखिलेश यादव जीतते हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव को दिनेश लाल यादव निरहुआ हरा देता है। अब आप जरा इससे कल्पना कीजिए, अब आप उसको छोड़ दीजिए कि बसपा के गुड्डू जमाली वहां थे, लेकिन ये हो जाता है जब लड़ाई इस तरह से होती हुई दिखती है। देखिए यूपी का और खासकर आजमगढ़ और रामपुर की बात हम थोड़ी देर में करने जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको आपके सामने बात जो मकसद हो रहा है उसका यह है कि जब बड़ा नेता लड़ता है तो सिर्फ अपनी सीट पर नहीं आसपास भी प्रभाव डालता है। यह बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। समीर साहब, मैं अब जरा एमपी की शुरुआत करता हूं इंदौर की सीट से। इंदौर 1 की सीट जहां बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है, उसका कुछ डिटेल जो है आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा, इस पर डालिए जरा, इंदौर की डिटेल डालिए जरा इसके ऊपर। इंदौर 1 बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया। फिलहाल आपको बता दें यहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर के आए हैं जिनका नाम है संजय शुक्ला। तो यह सीट ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए आसान सीट है। इंदौर 3 सीट से लेकिन जो विधायक हैं वो इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, आकाश विजयवर्गीय। और यही चर्चा चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय जब कहते हैं कि मैं तो बड़ा हैरान हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तो अपने बेटे के लिए वो जाहिर है टिकट चाहते थे। मौजूदा विधायक भी हैं दूसरी सीट से ही, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है इस बार, ये लगभग तय है। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल गया है, लेकिन 2018 में जब बेटा चुनाव लड़ रहा था तो ये ऐसा कहा जाता है, पार्टी के जो वहां के लोग हैं, समीर साहब बेहतर बताएंगे, कि कैलाश विजयवर्गीय भी बेटे के चुनाव में ही व्यस्त रह गए थे, इंदौर 3 सीट के आसपास ही रह गए थे। अब जब खुद को चुनाव लड़ना पड़ेगा इंदौर नंबर 1 सीट से, जहां फिलहाल कांग्रेस जीती हुई है, तो उनको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, सभी सीटों पर जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के इसमें कोई दो राय नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के बहुत बड़े नेता है। वो वहाँ के मेयर रह चुके हैं, वहाँ से पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद मेयर बने, उसके बाद विधायक बने। और इंदौर में एक छोड़ के वो 4 नंबर से विधायक रहे थे, मऊ से विधायक रहे कैलाश विजयवर्गीय,
कैबिनेट मंत्री रहे, सबसे ज्यादा विभाग इनके पास रहे थे। तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े महान नेता बन चुके और कैलाश विजयवर्गीय जिस लंबे समय से इंदौर से स्थानीय नेतृत्व के साथ कटे हुए थे, क्योंकि वो दिल्ली में महासचिव बन के आ गए थे तो बड़े मामले देखा करते थे, जैसे भोपाल जाते थे, इंदौर में मुलाकात जरूर करते थे, लेकिन चुनाव लड़ना ये उनका कभी दिमाग में नहीं था। बेटों को उन्हें अपने राजनीतिक विरासत सौंप दी थी, जो इंदौर 3 से विधायक बन गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटों को एमएलए बनाने के बाद इस बात से निश्चिंत हो गए थे कि अब उन्हें प्रदेश की राजनीति में विधायक के रूप में वापसी नहीं करना है, और इस कारण उन्होंने बहुत ज्यादा प्रदेश इंदौर की राजनीति को देखना कम कर दिया था। लेकिन आप जो बात अभी आपने जो कहा, इसका ये बात डेटा से साबित होती है। 2013 के चुनाव में विधानसभा मध्य प्रदेश में इंदौर की 9 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी। जो बात अभी समीर साहब ने कही कि जब बड़ा नेता थोड़ा सा कट जाता है लोकल पॉलिटिक्स से तो क्या असर होता है कि 2018 का चुनाव आया, इन्हीं 9 में से 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीत करके ले गई। एक इस पे देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि बड़ा नेता कट जाए, और एक होता है कि बड़ा नेता कट के निकल जाए। ये कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में ताकत ही उस तरह से नहीं लगाई। अब मोटरसाइकिल पर घूमना शुरू कर दिया है। अब तो हेलीकॉप्टर वाला और कार वाला रह गया ना। अब तो देखिए बाइक की सवारी कर रहे हैं। इस पे चालान भी होना चाहिए। 3 लोग बैठे हुए हैं, इस पे चालान भी होगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े नेता हैं और बहुत ताकतवर नेता हैं, आज भी इंदौर में जो कुछ भी तय होता है, यहां तक कि सुमित्रा ताई जब सांसद थी, जब टिकट कट गया तब की बात नहीं कर रहा हूं, शंकर लालवानी की सांसद बनने के बाद, उसके पहले भी कैलाश जी का ही सिक्का चलता था। उनके बेटे हों, रमेश मेंदोला हों, जो बहुत ताकतवर विधायक हैं, जो उनके शिष्य ही हैं। लेकिन कैलाश जी ने इंदौर 1 की सीट को भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए कोई काम नहीं किया। दूसरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, कोई काम नहीं किया। और देखिए सबसे बड़ी चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी की मालवा निमाड़ ही है। इंदौर, उज्जैन, आगर, यही वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा 66 सीटें भी आती हैं और सबसे ज्यादा चिंता भी वही है। अब कैलाश जी को जब अपनी सीट जितानी है तो भैया ताकत तो लगानी पड़ेगी। बाकी 8 पर भी दिखाना पड़ेगा। नहीं, ताकत लगानी पड़ेगी। तो इंदौर पूरा है। पिछली बार आप चाहते थे कि अच्छा नहीं होगा तो कल को पार्टी हमारी थोड़ी हैसियत समझेगी। आज आपको समझाना है कि हम हैं तो देखो 9 की 9 जीत के लिए। कल बीडी शर्मा ने बयान भी दे दिया इस संदर्भ में। अगली सीट पर बात करते हैं जरा। ये दिमनी की विधानसभा सीट है जहां से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, उनको उतारा गया है। अब जब इतना बड़ा नेता आप उतार रहे हैं, विधानसभा की सीट पर आप उसको उतार रहे हैं, और ये वही बेल्ट है मुरैना चंबल वाली बेल्ट जो है, बिल्कुल चंबल का है। और यहां माना जा रहा है बीजेपी मजबूत नहीं है इस बार। वहां आपने अपना एक इतना मजबूत नेता उतार दिया है। दिमनी आसपास की जो 5 सीटें हैं, इस दिमनी और आसपास की 5, ये 2018 में सब कांग्रेस पार्टी ले गई थी। तो इसीलिए जब नरेंद्र सिंह तोमर उतरेंगे मैदान में तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती पार्टी कि आप केवल एक सीट हमको अपनी जीत करके दीजिए। वो चाह रहे हैं कि आप हमको आसपास सब जगह बीजेपी का दबदबा कायम हो, ऐसा चुनाव लड़ करके दिखाइए। पिछली बार बेटे को टिकट नहीं मिला था, बताया गया, चुबर साहब इससे नाराज भी थे, लेकिन अब उनके ऊपर यह दबाव है कि आपको उस क्षेत्र के अंदर परफॉर्म करना है जहां से आप लोकसभा तो जीते लेकिन विधानसभा में आपकी पार्टी पिछड़ गई थी। सज्जन, देखिए इसमें मध्य प्रदेश में देखें तो चंबल ग्वालियर रीजन जो है वो एक बहुत ही चुनौती वाला रीजन है। पिछली बार भी था और इस बार भी है। और खासकर मध्य प्रदेश में देखें तो एक पैटर्न क्लियरली है कि हर क्षेत्र में एक बड़े नेता है और उन बड़े नेता की बड़ी दावेदारी होती है। अब स्थिति वहाँ पे ये है कि 20 साल से सरकार है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और सारे के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर जो आ गए हैं मोदी एरा में, इनके अंदर थोड़ा सा एक आप कहें कि वो सतह से कटे हुए हैं और लेकिन दावेदारी बहुत ज़्यादा है। तो अभी स्थिति यह है कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो पहली वाली उनकी पकड़ नहीं है, वो लोकप्रियता नहीं है और बाकी लोग इस होड़ में हैं कि उनकी जगह हम चेहरा बने। तो ये पार्टी का एक बड़ा ही एक क्रिएटिव एनर्जी है जहां पे उन्होंने क्या किया कि बाकी सारे बड़े चेहरों को जो अपने अपने क्षेत्र में है, आप देखें कि हर क्षेत्र का एक बड़ा नेता जो है उसे उम्मीदवार बना दिया गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, अब कह दिया जाओ लड़ो दिखाओ। और ये भी हो जाएगा कि हर क्षेत्र में जो वहां के जाति के आधार पे हो, जनसंख्या के आधार पे हो, हर किसी के अंदर नैरेटिव में ये आएगा कि साहब ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी ने बड़े ही क्रिएटिवली जो डैमेज कंट्रोल वहां पे एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ करनी थी उसको ये कर लिया। और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनका ये है कि वो काफी पहले तो ये और शिवराज सिंधिया जी आपस में प्रतिद्वंदी थी अलग अलग पार्टी में। इस बार ये भी चुनौती है कि ये आए तो उसमें सिंधिया जी भी अपना ग्वालियर के क्षेत्र में दिखाएं। ये तो हो रहा है, वो देखिए आज चला दीजिए जरा डिटेल, शिवपुरी की डिटेल भी चला दीजिए। सज्जन ने हमको जिक्र कर ही दिया है तो दिखाना चाहिए। शिवपुरी से फिलहाल यशोधरा राजे सिंधिया
विधायक थी, मंत्री थी, अब उन्होंने कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मुझे अब कुछ वक्त आराम करना चाहती हैं, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहती हैं। अब सीट खाली हुई है तो क्या उनके भतीजे को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए ही खाली कराई गई है, इसकी चर्चा चल रही है। और 3 मंत्री ऑलरेडी चुनाव में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्या पार्टी यहां पर लड़ाएगी? वही क्षेत्र है जहां नरेंद्र सिंह तोमर की अभी हम लोग बात कर रहे थे, चंबल का इलाका सारा है, ग्वालियर चंबल का इलाका। तो क्या यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़ाया जाना मुमकिन लगता है? एक मुरैना को लेकर एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। मुरैना में भी मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस मेयर बन गई है वहां से, मतलब महापौर का चुनाव भी बीजेपी वहां हार गई है। तो एक बड़ी विकट स्थिति मुरैना के अंदर बेसिकली। तो मुझे लग रहा है नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता है, जिस सीट से लड़ रहे हैं वो बेसिकली ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, मुरैना ही पूरा ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, दीमने में भी काफी ठाकुर है। तो नरेंद्र सिंह को अपने एक जाति का जरा समर्थन मिलेगा, हालांकि जो कांग्रेस से है वो भी ठाकुर है, लेकिन अंततः नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ जीत सकेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये बहुत इस बात की संभावना बन गई है कि वो शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास शिवपुरी में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो यशोधरा राजे सिंधिया को वहां रिप्लेस कर सके और अच्छी स्थिति में आ सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि यशोधरा के चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी वहां से चुनाव लड़वा सकती है। ज्योतिरादित्य का लड़ने का मतलब क्या है? राजघराने का प्रभाव कितना है उस क्षेत्र के अंदर? नहीं, राजघराने का नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिर्फ राजघराने के हिसाब से नहीं लड़ा जाएगा। शिवपुरी एक सीट है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में जिस हिसाब से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, अब सिंधिया के आने बाद, नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर चंबल संभाग से लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2 हमारे दिग्गज नेता ग्वालियर चंबल संभाग के वो वहां से लड़े और 36 की 36 सीटें वहां से जीत कर दिखाए। नहीं, 2018 में भाजपा की सरकार, कांग्रेस जीती, भाजपा की सरकार सिंधिया जी ने बनवाई, यही के सब विधायक ले गए थे ना अपने साथ ये। लेकिन उसके पहले बिल्कुल इसमें बनवाई, लेकिन आज की स्थिति में वहां ऐसी स्थिति नहीं है। आज चाहती है कि भाई ऐसी स्थिति ना हो कि सिंधिया के आने के बाद भी वहां हमें हार का सामना करना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिंधिया आप भी चुनाव लड़ो और ग्वालियर चंबल संभाग में आप सबसे बेहतर प्रदर्शन करो। नहीं, इसमें एक और भी बात है कि आप देखें कि इस संभाग में 36 में से कांग्रेस को शायद 22 सीटें मिली थी पिछली बार, और उस हिसाब से बीजेपी का ये बहुत ही कमजोर। इस बार सिंधिया जी के आने के बाद ये एक्सपेक्टेशन था कि एक बड़े फैक्टर जुड़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है तो हर सीट पे एक फैक्शनल दावेदार और बढ़ गया है जो सिंधिया जी के साथ बीजेपी में आया है। तो उस स्थिति में क्या है कि सिंधिया जी अगर खुद लड़ते हैं तो वहां पे स्थिति ये होगी कि एक तो माहौल बनेगा, दूसरा इनकी भी चुनौती होगी कि अपने आसपास जो पिछला इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए जो एक प्रदर्शन किया था कांग्रेस के पक्ष में, उसी को रिपीट करे बीजेपी के पक्ष में। चलिए एक सीट का और जिक्र कर लेते हैं, नरसिंहपुर विधानसभा सीट, जहां से भी एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि इनके भाई जालम पटेल वो इस सीट से 2 बार के विधायक हैं। इस बार उनकी जगह प्रहलाद पटेल को जो है वो टिकट दिया गया है। अब मतलब सीट बीजेपी की ही थी, इस बार भी आप उम्मीद करते कि बीजेपी यहां अच्छा करती, लेकिन भाई के बदले मंत्री जी को उतारा गया, क्या मतलब इसका? नहीं, देखिए, प्रहलाद सिंह पटेल को उतारने का मतलब वही है जिसको हम लोग नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, कैलाश विजयवर्गीय के साथ देखते हैं। और प्रहलाद जी बहुत मजबूती से दावेदार रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी के, और ये उनके लिए कोई कठिन सीट नहीं है, बहुत आसान सी सीट है। एक तरह से कहें कि भाई जीतता था, और उसके अलावा जिसको कहते हैं ना कि छात्र संघ की राय, वो भी जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और जिसको कहते हैं कि उस इलाके में अगर 20-30 साल 40 साल की दोस्तियां हैं तो प्रहलाद पटेल की हैं। लेकिन एक बात यहाँ जो अभी जब हम शिवपुरी की बात कर रहे थे, शिवपुरी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहती है। उनके साथ आए हुए कई लोग कांग्रेस में वापस लौट गए हैं। ग्वालियर, मुरैना, चंबल, ये जो पूरा भिंड मुरैना, ये जो पूरा इलाका है, यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब थी और सिंधिया के आने से कोई बहुत मजबूत नहीं हुई। ये ठीक है कि उनमें से बहुत से लोग जीत गए उपचुनाव में, वो फिर से मंत्री बने, लेकिन कुछ हारे भी, और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, यानी जो भाजपा है और जो कांग्रेस से लोग आए, उनके बीच का द्वंद्व बहुत बड़ा है। यहां तक है कि अगर इधर से टिकट नहीं मिला तो लास्ट मिनट में वो शिफ्ट कर जाएंगे। ऐसे में पार्टी चाहती है कि ज्योतिरादित्य जब खुद चुनाव लड़ने लगेंगे तो उनकी मजबूरी होगी कि वो उतने लोगों को बांध कर रखें। ज्योतिरादित्य की निजी इच्छा कतई नहीं है, वो लगभग एक तरह से कहें कि कह चुके हैं कि हमें उस चुनाव में मत उतारिए, हम लड़ाएंगे। लेकिन क्या जब कैलाश विजयवर्गीय की नहीं सुनी पार्टी ने, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुनेगी? ये बड़ा पार्टी चाह रही है कि सिंधिया फैक्शन जो है वो जुड़ करके रहे, निश्चित, और वो काम तभी होगा जब ये खुद चुनाव जब ये खुद लड़ेंगे। नहीं तो फिर तो वही होगा ना कि दूसरा कोई लड़ रहा है, तो जैसे कैलाश जी इंदौर के बड़े नेता है लेकिन सीटें हार गए, तो वो भी इनके साथ होगा। प्रहलाद पटेल को लेकर एक बात जोड़ना चाहता हूं मैं कि लास्ट टाइम महाकौशल से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था।
38 के करीब सीटें आती है महाकौशल से, जिसमें से बीजेपी ने 13 के करीब जीती थी और 26 के करीब कांग्रेस ने उस समय सीटें जीती थी। इसी के कारण इस बार 2 सांसदों को, जो प्रहलाद पटेल मंत्री उनको लड़वा रहे हैं, जबलपुर से राकेश सिंह को चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि वहां मेयर भी कांग्रेस का बन गया इस बार। तो महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी ने कल पिछले 2018 के चुनाव में थोड़ा कमजोर प्रदर्शन किया था, इस कारण मुझे लग रहा है महाकौशल में दिग्गजों को चुनाव। समीर जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखिए, लेकिन अभी आपके सामने इन सीटों का उदाहरण देकर के ये प्रयास था समझाने का कि बीजेपी क्या करना चाहती है इस बार। ये कुछ चुनावों में पहले छोटे लेवल पर बीजेपी ने किया, एक आध मंत्री को लड़वाया, लेकिन एक साथ इतने सांसद, इतने मंत्री विधानसभा के चुनाव में इस बार भाजपा क्यों लड़वाना चाहती है, कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, वो हमने आपको बताया। ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद रमेश बिधूड़ी आपको पहली बार बोलते सुनाई देंगे, जो उन्होंने दानिश अली के साथ किया, दानिश अली के लिए जो कुछ कहा, आज वो दानिश अली के लिए क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी दानिश अली की मुलाकात पर रमेश बिधूड़ी को क्या कहना है, सनातन के विवाद पर क्या कहना है रमेश बिधूड़ी को, और उत्तर प्रदेश में क्या दानिश अली को साथ लाकर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट एकजुट करना चाहती है, इस पर बात एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। हमने अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव की बात की। अब आपको दरअसल उस विवाद के बारे में बताते हैं जो कि लोकसभा में हुआ। रमेश बिधूड़ी भाजपा के सांसद ने अपशब्द कहे दानिश अली के लिए, जो बसपा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से जीत कर आए मुस्लिम सांसद। उनको लेकर जो बातें कही गई, उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी जाकर के मुलाकात करते हैं दानिश अली से। उस राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा कि हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ ज्यादती होती है, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। इतना ठीक था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मुलाकात करने के लिए गए। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। और जब से यह सारा विवाद हुआ है, इस बात की बहुत जोरों से चर्चा है कि दानिश अली क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी अब खुलकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुस्लिम वोट की ओर देख रही है। रमेश बिधूड़ी ने जो बातें कही, उस पर अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया था, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई माफी नहीं। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से बात करते हुए रमेश बिधूड़ी क्या कह रहे हैं दानिश अली पर कहे गए अपने अपशब्दों पर, राहुल गांधी और दानिश अली की मुलाकात पर, सनातन के विवाद पर, देखिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं गांव का आदमी हूँ, भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिदकती है। वो विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्टालिन के द्वारा 100 करोड़ हिंदुओं को डेंगू बताना, मलेरिया बताना, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी एक बार उनके पास नहीं गई। उनके एक रफूगर कहते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। तो व्यक्तिगत बयान तो किसी के प्रति हो सकता है, मेरा भी किसी के प्रति व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उस पर बवंडर क्यों? और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को तुरंत दानिश जी के पास जाना पड़ गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहने वाले उनके रफूगरों के द्वारा वो उस पर मोहर लगा रहे थे। वो प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्दों से पुकार उस पर मोहर लगा रहे थे। तो इसलिए राहुल गांधी तुरंत पहुंच गए वहां पर। अब रमेश बिधूड़ी पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, उसको वो तो अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन इस पर भाजपा की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। और रेफरेंस है उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला लोकसभा का राज्य। अब दानिश अली, चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, अजय राय भी मिल लिए जाकर के उनके साथ। सीधी नजर कांग्रेस पार्टी की लग रही है कि किस तरीके से मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखना शुरू करे। आपको लगता है दानिश अली वो कैटलिस्ट है जो कांग्रेस पार्टी की ये मंशा पूरी कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को सबको ठीक से सुन और समझ लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक लक्ष्य है, देश का मुसलमान प्राथमिकता क्रम में कांग्रेस को नंबर 1 पर रख ले। अभी उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि हर राज्य में जो कांग्रेस के साथ हैं, कहीं लालू जी, कहीं अखिलेश जी, वहां तो मायावती जी भी, नीतीश जी, फिर चंद्रबाबू नायडू जी, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, केसीआर जी, ममता जी, शरद पवार जी, ये सारे लोग सब उनके साथ हैं। लेकिन सारे के सारे लोग उनको प्राथमिकता क्रमांक में 2 और कहीं 3 और कहीं 4 पर रख रहे हैं। ये कोशिश कर्नाटक से बहुत ठीक से शुरू हुई। कर्नाटक की कोशिश, जिसको कहते हैं ना, जो उन्होंने पहला कहा था कि बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, लगा क्या? नहीं लगा। लेकिन वो मुसलमानों को संदेश देना था,
कांग्रेस उसमें कामयाब हुई। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में उसको पता है कि उसके पास और कोई वोट बैंक इस चुनाव तक तो फिलहाल बिल्कुल नहीं आने वाला है। एक ही रास्ता है, मुसलमान प्राथमिकता क्रमांक में 1 पर रखे और दानिश अली उसके लिए ट्रिगर वाला, जिसको कहते हैं ना, किसी चीज की शुरुआत हो जाए अचानक से, उसके तौर पर काम कर सकते हैं। अगर काम कर गए तो कांग्रेस फिर जो अभी कह रही है ना, अभी जो खबरें आती हैं कि 20 सीटें भी क्यों मिले, तब वो बताएगी कि 2009 का फॉर्मूला लागू कैसे होगा। और बीजेपी का जो फॉर्मूला चल रहा था वो चलता रहेगा? रमेश बिधूड़ी उसमें कुछ जोड़ेंगे? बीजेपी बहुत, जिसको कहते हैं ना कि स्पष्टता के साथ है, वो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास ये सरकारी योजनाओं के लिए है, चुनावी रैली के लिए हिंदू एक, हिंदुत्व का वोट, विकास का काम, इसके अलावा भाजपा किसी तरफ न देख रही है। रमेश बिधूड़ी उसी को एक तरह से कहें कि और स्थापित करते दिखते हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री को नीच कहा, देखिए सेकुलर जो गठजोड़ था वो कह रहा है सनातन को खत्म कर देंगे, बिधूड़ी लड़ रहा है, देखिए गुजर लड़ रहा है, ये हिंदू ऐसे होता है, ऐसे भाजपा प्रोजेक्ट करने जा रही है। रमेश बिधूड़ी का एक पूरा इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के साथ, आप तो अब से थोड़ी देर के बाद 7:20 पर जरूर देखिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट चाहती है इस बार और उसके लिए प्रयास, जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं, कर्नाटक से शुरू हो गया और दानिश अली को लाकर यूपी में उस काम को तेजी से करने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी का हाई पॉइंट क्या है उत्तर प्रदेश में? 2009 का इलेक्शन, जिसकी सारी ख्याति जो है, वो सारा श्रेय जो है वो राहुल गांधी को दिया गया कि राहुल गांधी ने 2009 के इलेक्शन में पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई। वो सीटें कौन सी थी, एक बार जरा उस पर हम लोग नजर डालते हैं। 2009 उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जीती हुई सीटें ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, फर्रुखाबाद, कानपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, अमेठी तो थी ही, अब नहीं है, बाराबंकी, डुमरियागंज, गोंडा, खीरी, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली से अभी भी सोनिया जी हैं, बरेली, फैजाबाद, झांसी, कुशीनगर, प्रतापगढ़, उन्नाव। सवाल यह है कि जाहिर है इन तमाम सीटों में यूपी के अंदर 20% मुसलमान वोट है और यूपी की लगभग 36 सीटों के ऊपर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। तो इसमें से भी बहुत सी ऐसी सीटें होंगी जहां वो मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी के काम आया होगा। तो वही चाहती है कांग्रेस पार्टी 2009 को रिपीट करना आज की परिस्थितियों में। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बहुत दूर की कौड़ी है कांग्रेस के लिए? समीर जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस खाली मुसलमानों को वोट के दम पे 2009 के चुनाव को परिणाम ला सकती है। 2009 में कांग्रेस में मुसलमानों के साथ साथ ओबीसी का भी वोट बैंक भी मिला था, जिसके कारण ओबीसी भी तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस का मेन फोकस तो अभी मुसलमान वोट बैंक है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस को ये लगता है कि जिस हिसाब से कर्नाटक में मुसलमानों ने वोट बैंक दिया था, वही स्थिति तेलंगाना में होना चाहिए, वही उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए और वही बाकी देश में होना चाहिए। अब कांग्रेस का जो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, महत्वपूर्ण वोट बैंक था, वो रीजनल पार्टी में बढ़ता चला गया। तो कांग्रेस के पास अब कुछ है नहीं। कांग्रेस इस बात को जानते हैं कि वो राहुल गांधी कितने भी जनेऊ पहन ले, कितने भी मंदिर चले जाए, हिंदू वोट उन्हें मिलना नहीं है। तो अब उनका पूरा ध्यान मुस्लिम वोट बैंक की तरफ है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक जो क्षेत्रीय दलों में बट गया है वो वापस उनके पास आ जाए, जिससे कांग्रेस इस स्थिति में आ सके कि अपने पैरों में और क्या यही कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग चिप भी है कि आज मुसलमान वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर ज्यादा देख रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो उसको चूज करना है ना, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के अंदर। और कांग्रेस पार्टी ये अब जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो ये कह सकती है ना भाई हम पहली पसंद है उस वोट बैंक की। देखिए, ये जो चुनौती है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट्स को लेके, ये समाजवादी पार्टी की चुनौती है। और जहाँ पे एक बात है, इसमें वही बात हो गई कि जब इंडिया अलायंस है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है, फिर तो मुस्लिम वोटों का आपको चिंता ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, 6% मुस्लिम्स ने मात्र दिया है बीएसपी को वोट 2022 के चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में जब पहले से ये तय है कि सब बहुत बड़े हिस्से में मुस्लिम जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट कर रहा है, फिर भी ये पोस्चरिंग करना कि कांग्रेस मुस्लिम वोट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब व्यग्र है या उनको फीलर्स भेज रही है, ऐसी स्थिति में ये क्लियरली इंडिकेशन है कि इंडिया अलायंस के अंदर में कांग्रेस को सीटें कितनी मिलेंगी, खासकर उन राज्यों में जहां पे कि ये काफ़ी हाशिए पे हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन सब राज्यों में। तो मुझे लगता है कि दानिश अली से मिलना, ये सब करना, ये कांग्रेस का एक बार्गेनिंग चिप है समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों से, क्योंकि ऑलरेडी जो मुस्लिम हैं वो कंसोलिडेटेड हैं। बीएसपी को बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, वो मिलने जा रहा था इंडिया अलायंस को, कांग्रेस उस अलायंस की पार्ट है। ऐसी स्थिति में इस तरह करना ये अखिलेश यादव के लिए चिंता के विषय है। और हमें लगता है कि जहाँ तक मुस्लिम साइकोलॉजी को आप देखें, बहुत ज़्यादा सफलता कांग्रेस को नहीं मिलेगी। कारण ये है कि
मुस्लिम्स आज के दौर में जब जैसे जैसे बीजेपी का राइज हुआ है, आप देखिए वो कंसोलिडेशन, पहले वो बंगाल में बटे हुए थे 3 पार्टियों में, जी। सीपीएम, टीएमसी भी और कांग्रेस में एक हो गए टीएमसी के पीछे। उसी तरीके से मुस्लिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीछे बहुत बड़े परसेंटेज में पहले से कंसोलिडेटेड है। तो ये सारा का सारा दानी वो चली आपकी नजर में वो लोकसभा में भी वो सिचुएशन नहीं बदलने वाली, बिल्कुल नहीं बदलने वाली है, क्योंकि मुसलमान उनका वोट सपा को ही जाएगा। आप यहां तक कि ग्राउंड पे बहुत सारे मुस्लिम्स ने बताया कि भले ही सपा का कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हो और बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट आ जाए, फिर भी हम सपा को देंगे, क्योंकि वो एक पार्टी के पीछे उनका नहीं, एक जब लामबंदी जब होगी। गठबंधन में एक ही उम्मीदवार उतरेगा और कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार, अब यही तो सारी लड़ाई है कि आपने भी कहा कि कांग्रेस कितनी सीटें लड़ती है, यही सवाल है। और वही कांग्रेस को मिलती कितनी सीटें हैं, मिलती कितनी सीटें? कांग्रेस पार्टी का बार्गेन करने का सबसे अहम मुद्दा है, क्या वो यही मुस्लिम वोट बैंक है? देखिए, एक चीज समझिए, कई बार नेता कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई चलो तुम हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे कैडर हो, हमारे वेटर हो, चलो वोट करो, तुम इस जाति के हो, हमारे पीछे खड़े होते हो, जरा कर दो तो हमारी जाति मजबूत हो जाएगी। लेकिन कई बार आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको कंपेल कर देती है कि भाई आप लोग लड़ रहे हो, हमारा नुकसान है। देश में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसकी तरफ से वो आवाज, जिसको हम सेकुलर वोट बैंक के नाम से जानते हैं, वो बहुत लाउड है। जिसको सुनाई दे रही होगी वो बिल्कुल कोशिश करेगा कि भाई किसी भी तरह से हमारे ऊपर आरोप ना आए। शायद यही वजह है कि जो गठजोड़ बना है मोदी के खिलाफ, यानी मोदी के खिलाफ कौन खड़ा है। और सामान्य स्थिति में बिल्कुल ठीक है कि अखिलेश यादव को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन लालू यादव वाली स्थिति अब नहीं है, मुलायम सिंह यादव अब नहीं है, अब अखिलेश यादव की आवाज उतने अच्छे से नहीं सुनाई देती। राहुल गांधी की आवाज सुनाई देती है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि असली हिंदू नकली हिंदू, राहुल गांधी जब कहते हैं कि हिंदू तो ISIS और बोको हरम, राहुल गांधी जब कहते हैं कि इस देश में अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। भले वो पुराना बयान है 2007 का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिया था, लेकिन 2009 के नतीजे उसी के बाद के थे। इस देश में मुसलमानों को यह दिखने लगा है कि कांग्रेस पार्टी अगर खत्म हो गई तो ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या है। अरविंद केजरीवाल भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव दिखाएं, लेकिन यूपी में तो कांग्रेस ही ऑल्टरनेटिव है। और जिन 10 सांसदों की हम लोग बात कर रहे हैं, उन 10 सांसदों में से जैसे दानिश अली की भी एक सीट है, वो वही सीटें हैं जहां गठजोड़ में वो जीते तो मुस्लिम फैक्टर था। कांग्रेस उस फैक्टर को अब अपने पक्ष में लाना तो आप साफ हैं, आपकी सोच साफ है कि देश के मुसलमान वोटर की आवाज, जो आपने कहा, वो आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है और वो पुकार रही है कांग्रेस को। नहीं, कम से कम नेशनल लेवल पर वो चाहती है कि कांग्रेस सरवाइव करे, कांग्रेस मजबूत राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर खड़ी हो। वही विकल्प है कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। अब देखिए, इसमें अब चूंकि हम मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं तो दो खास कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र करते हैं। भाजपा इस सब के बावजूद, और दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए, यानी जब सब अलग लड़े थे वो भी आपने देख लिया, 2014 में बसपा भी लड़ी थी, बाकी सब तमाम दल लड़े, और जब एक हो गए, बसपा सपा एक हो गए 2019 का, वो भी आपने देख लिया। अंतर कितना आया? 71 से 62 का, 9 सीट का नुकसान भाजपा को हुआ जब विपक्ष एकजुट हो गया उत्तर प्रदेश में और जब अकेले लड़ रहा था। लेकिन आज की परिस्थिति में खासकर 2 सीटें, आजमगढ़ और रामपुर, ये आपको क्या बताते हैं? इसमें भी आपको दोनों में हर तरीके का पैटर्न नजर आएगा। आजमगढ़ विधानसभा चुनाव में यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार जाते हैं, निरहुआ से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वहां पर बसपा का होना महत्वपूर्ण था, जिसकी जो बात आपने की, गुड्डू जवाली जिनका आपने जिक्र किया। लेकिन जब आप रामपुर आ जाते हैं, जहां पर सपा का इतना कद्दावर नेता आजम खान है, अब वहां पर वो सीट भारतीय जनता पार्टी सीधे कॉन्टेस्ट में जीत जाती है। वहां पर भी मुस्लिम वोट का बहुत बोलबाला है। लेकिन ये क्या, दोनों केस स्टडीज हमको क्या बता रही है? वहां भी एक एक्स फैक्टर है। क्या? और वो एक्स फैक्टर है रामपुर के नवाब, जो कांग्रेसी हैं, जिन्होंने तय किया कि अब बड़ी मुश्किल से तो ये हट रहा है। दरअसल जो आजम खान नेता बने वो नवाबों के खिलाफ लड़कर बने, वो ऐसा नहीं कि कोई हिंदुओं के खिलाफ लड़कर बने, वो नवाब के खिलाफ लड़कर बने। उनकी मां जीती थी, बाद में वो खुद जीते, और जब वो लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि संपत्तियों पर कब्जा शुरू हो गया, असली लड़ाई वहां हुई। और उसको एक, जिसको कहते हैं ना कि उधर नवाब थे तो इधर आजम खान भी नवाब से कम नहीं थे। अब जब ये रामपुर का नतीजा है तो वो ये बता रहा है कि मुस्लिम वोटों का डिवीजन था, लेकिन 2024 में फिर से रिटेन करना भाजपा के लिए बहुत कठिन होने वाला है। और वो भी अगर कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ने वाले हैं तब तो और ज्यादा कठिन होने वाला है। और यही स्थिति आजमगढ़ की सीट पर भी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर बसपा अगर इस गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनेगी तो बीजेपी एडवांटेज, इस गठजोड़ को नुकसान। मतलब बिना किसी एक एक्स फैक्टर के, हम बसपा को भी एक्स फैक्टर में जोड़ देते हैं, मुस्लिम बहुल सीटें भाजपा के लिए एक चुनौती है। चुनौती है। समीर जी।
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रामपुर का जैसा उदाहरण बताया कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो विधानसभा भी रामपुर के अब्दुल्ला आजम वाले भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीत दर्ज की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान वोट बैंक एक चुनौती बन रही हो कि गठबंधन के अंदर हो सकता है, लेकिन बाकी जो वोट बैंक है उस क्षेत्र का, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे हिंदू हो या सवर्ण वोट बैंक हो, वो पूरी एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तो आखिरी में मुसलमानों के विपरीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को इन सब वोट के कारण एज मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी देखिए, वहां से अंत में जीतेगी। समय मेरे पास जो है बहुत कम है, तो क्योंकि आज सज्जन हमारे शो पर आए हैं, देखिए यहाँ की एक रवायत है, चुनाव होते हैं ना तो हर किसी को अपना पोल करके बताना पड़ता है। तो ये तो बता चुके हैं, त्रिपाठी जी भी बता चुके हैं, समीर जी भी बता चुके हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये जो 3 चुनाव है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या कह रहा है आपका अपना इंटरनल सर्वे? देखिए, हमारे हिसाब से आज की तारीख में राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसमें कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। राजस्थान में भी? बिल्कुल, राजस्थान में मैं कहूंगा कि गहलोत फैक्टर जो है, जो बीजेपी में लाभार्थी, जो एक टर्म आया कि लाभार्थी वोटर्स हैं, अगर आप राजस्थान में जाएं विधानसभा के हिसाब से, तो उसमें ओबीसीज और ट्राइबल जो स्विंग वोटर्स थे, कोर वोटर तो बीजेपी कांग्रेस का इंटैक्ट है। परिवर्तन हर 5 साल में इसलिए होता था कि ओबीसी और ट्राइबल का बड़ा हिस्सा जो था वो नाराज रहता था सरकार से, अपोजिशन के साथ जाता था। इस बार उस स्विंग फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर हैं कि आपने सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया, वसुंधरा जी को नहीं किया, तो उसमें जो एक लाभार्थी है, और ये 6 महीने पहले से उन्होंने बहुत सारी जो पॉपुलर योजनाएं नहीं किया है, वो 1 साल पहले से है, तो उसमें एक हिस्सा जो है वो जाए। इसलिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अपने कारण, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, मध्य प्रदेश बहुत ही स्लाइट मार्जिन के साथ बीजेपी। जो इस वक्त कन्वेंशनल सोच है उसका बिल्कुल विपरीत जो है आप बता रहे हैं। बहुत छोटा कमेंट इस पर हर्षवर्धन जी का। नहीं, मैं तो मतलब लगातार कहता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ में भाजपा को किसी भी तरह से आसानी नहीं होने वाली। चलिए, आप दोनों का बयान ऑन रिकॉर्ड है, अब हम चुनाव के नतीजों के बाद बात करेंगे। हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। सज्जन कुमार, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।